नमस्कार, उड़ान ऐसी अकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में देखेंगे भारतीय इतिहास से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी होने वाले सीजीपीएससी और व्यापम द्वारा आयोजित होने वाले एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो श्रृंखला के माध्यम से आप आरआई, पटवारी, हॉस्टल वार्डन और महिला पर्यवेक्षक जैसे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए बता दूं, उड़ान ऐसी अकेडमी आपके लिए एक कोर्स लेकर आ रहा है जो कल से अर्थात 1 जून से प्रारंभ होगा, जिसके अंतर्गत आपको हॉस्टल वार्डन, पटवारी और राजस्व निरीक्षक की तैयारी कराई जाएगी। इसकी विशेषता ये है, शाम को होगी। ये जो बैच है 5:30 से 8:30 तक होगी। ऑफलाइन ऑनलाइन के साथ साथ आपको लाइव और उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा और जो भी शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए इसके साथ ही हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, पहिए का आविष्कार किया गया। तो पहिए का आविष्कार जो है किस युग में किया गया? ऑप्शन लिखा हुआ है ताम्रपाषाण युग में, नवपाषाण युग, मध्यपाषाण युग और प्राचीन पाषाण युग। तो इसका जो आंसर है वो है नवपाषाण युग। नवपाषाण काल को क्रांति का युग माना जाता है और देखा जाए भारतीय इतिहास में या पूरे मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो खोज माना जाता है वो पहिए को ही माना जाता है, क्योंकि इसके आने से ही मानव विकास में प्रगति आई थी। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा का विकास कब हुआ था? तो जाति प्रथा का विकास जो हुआ था उत्तर वैदिक काल में हुआ था। हालांकि आप ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की जानकारी आपको जरूर मिलेगी, लेकिन ये लिखा हुआ है क्या है, विकास जो है इसका प्रचलन कब से हुआ है? तो आप याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल में हुआ है। अगला जो प्रश्न लिखा है आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार कार्य का विभाजन, जाति का विभाजन, सामाजिक विभाजन या पुराण काल में। तो ये तो ऐसा ऑप्शन होना नहीं चाहिए। तो यहां पर याद रखिएगा जो सबसे पहला वर्ण विभाजन किया गया था, वर्ण विभाजन, उसका मुख्य उद्देश्य था समाज की प्रगति के लिए अर्थात या साम्राज्य की प्रगति के लिए कर्म का विभाजन हो। जब सभी के कर्म निश्चित और निर्धारित होंगे तो समाज क्या करेगा? समाज का उन्नयन होगा, समाज की प्रगति होगी। इसलिए ही वर्ण व्यवस्था को बनाया गया था। तो इसका आंसर याद रखिएगा, कार्य। अगला है, सभा और समिति किस प्रकार की संस्था है? जब आप वैदिक काल पढ़ेंगे और वैदिक काल में सबसे पहले आप क्या पढ़ते हैं? ऋग्वेद को पढ़ते हैं। तो ऋग्वेद में ही क्या दिया गया है? सभा और समिति की जानकारी दी गई है, जहां पर बताया गया है कि सभा और समिति एक प्रकार की राजनीतिक संस्था है। सभा, इसका जो मुख्य होता था वो सुजान होता था और इनके सदस्यों का जो कार्य होता था वो होता था राजा को सलाह देना। और वही बात करें समिति का, तो इस समिति का जो प्रमुख होता था उसका नाम होता था ईशान और इनका कार्य होता था चुनाव करना। किनका? तो राजा का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? हमको पता है जब अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात कब 261 में कलिंग अभियान किया था, इस घटना से वो काफी ज्यादा विचलित हो गए थे और इसी के बाद उन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ये जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी वो किससे ली थी? तो उपगुप्त से ली थी, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख है ना, ये अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में, संस्कृत में? संस्कृत तो एक भाषा है, लिपि नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। गुरुमुखी लिपि बहुत बाद में आया है, 15वीं शताब्दी के आसपास। फिर उसके बाद अगर देखते हैं हिंदी, तो हिंदी उस समय डेवलप नहीं हुई थी, तो बचा क्या आपका? ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि में इनके अधिकांश अभिलेख लिखे गए हैं। इसके अलावा उन्होंने ग्रीक, खरोष्टी और अरमाइक लिपि का भी प्रयोग किया है। जैसे एक कंधार अभिलेख है जिसको शारेकुना अभिलेख बोलते हैं, इसमें अरमाइक और खरोष्टी दोनों लिपि का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए इसको द्विभाषी अभिलेख भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, शक संवत का संस्थापक माना जाता है? कुषाण वंश में एक शासक हुए थे जिनका नाम था कनिष्क। कनिष्क का जो समय था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 78 ईस्वी से लेकर इन्होंने 144 ईस्वी तक शासन किया है। ये ऐसे या उन शासकों में से जिनका राज्य विस्तार जो था उत्तर भारत में था, लेकिन इनका जो राज्य विस्तार था वो मध्य एशिया तक फैला हुआ था। इसको नियंत्रित करने के लिए उन्होंने 2 राजधानियां भी बनाई थी, एक थी मथुरा और दूसरा कौन सा? पेशावर, या उससे क्या कहा जाता था? पुरुषपुर कहा जाता था। तो इन्होंने ही या इनके समय ही शक संवत जारी हुआ था। तो
कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखना है। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है वो भी शक संवत पर आधारित है। तो ये ध्यान रखिए किसके द्वारा चालू किया गया था? कनिष्क के द्वारा चालू किया गया था। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शासन या शासक है ना ये, दो अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले के नाम से जाना जाता है? देखिए, अश्वमेध यज्ञ राज्य विस्तार के लिए कराया जाने वाला यज्ञ है जो उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुआ था। अगर हम बात करें समुद्रगुप्त ने भी एक अश्वमेध यज्ञ कराया था, कुमार गुप्त ने भी एक अश्वमेध यज्ञ करवाया है, लेकिन यहां पर क्या बोला गया है? दो अश्वमेध यज्ञ किसने कराया? तो आपको याद रखना है क्या? पुष्यमित्र शुंग ने। और इसमें पुरोहित की भूमिका में कौन थे? तो पुरोहित की भूमिका में थे महर्षि पतंजलि, और इस दौरान इन्होंने महाभाष्य की भी रचना की। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। लिखा है, भारत में निम्नलिखित में से किन इंडो ग्रीक शासकों ने शासन किया? तो अगर बात करें, सेल्यूकस निकेटर के जो उत्तराधिकारी थे वही क्या कहलाए? यवन कहलाए। इनकी दो शाखाएं स्थापित होती है, एक तो डेमेट्रियस के नेतृत्व में और एक है यूक्रेटाइड्स के नेतृत्व में। तो ये दोनों के दोनों तो थे, और डेमेट्रियस शाखा से ही एक शासक आते थे जिनका नाम था मिनांडर, जिनको हम बोलते हैं राजा मिलिंद के नाम से। इनका ही संघर्ष माना जाता है। किससे हुआ था? तो संघर्ष हुआ था किससे? पुष्यमित्र शुंग से। तो भाई यहां पर क्या हो गया? डेमेट्रियस भी आ गया, यूक्रेटाइड्स भी आ गया, मिनांडर भी आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संगमकालीन समाज के बारे में क्या सही है? इस युग के ब्राह्मणों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। बिल्कुल ऐसा था। पांडव शासकों के राज्यकाल में तीन है ना, तीन संगत संपन्न हुए थे, मतलब तीन संगति जो हुई थी, तमिल सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था पांड्य शासकों। तो ये भी सही है, ये भी सही है। इस युग की उल्लेखनीय कृति कौन सी है? तोल्कापियम, जिसके रचनाकार कौन थे? तोलकपियम थे। इसमें ये क्या है? तमिल व्याकरण से संबंधित है। तो यहां पर उपयुक्त तो सभी बातें क्या है? आपकी सही है। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है, पल्लव वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो पल्लव वंश में जो सबसे महान शासक माने जाते हैं वो है नरसिंह वर्मन प्रथम। अगर बात करें इनके समय के, तो लगभग 630 ईस्वी से 668 ईस्वी तक ये शासक थे। इन्होंने मामल्ल की उपाधि धारण की थी। मामल्ल याद रखिएगा। और इसी पर आधारित एक नगर का निर्माण किया था, मामल्लपुरम, जिसे महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने पराजित किया था किसको? पुलकेशिन द्वितीय को 3 बार पराजित किया, और उनकी राजधानी पर अधिकार भी किया था। पुलकेशिन सेकंड को हराकर इन्होंने वातापी कोंड की उपाधि भी धारण की। और लास्ट याद रखिएगा कि महाबलीपुरम में इन्होंने क्या किया था? रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। कौन से मंदिरों का निर्माण कराया? रथ मंदिर का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट शासक माने जाते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन से वंश के? पल्लव वंश के। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया? तो सोमनाथ में शिव मंदिर है, उस पर कब आक्रमण किया? तो हम जानते हैं, हेनरी एलियट ने कहा है कि महमूद गजनवी ने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया है। इन आक्रमण में से 16 नाम का जो आक्रमण होता है वो 1025 में होता है। 1025 ईस्वी में। इसी दौरान इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा था और अपार मात्रा में धन प्राप्त की थी। इस समय जो गुजरात के शासक थे सोलंकी वंश के, उनका नाम था भीम प्रथम। तो ये सारा कुछ डेटा आपको मेमोराइज करके रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिले। अगला प्रश्न है, उत्तरमाशा या अंतरिम द्वीप की खोज किसने की थी? तो उत्तरमाशा द्वीप की जो खोज की थी पोर्चुगीज व्यक्ति जिनका नाम था बार्थोलोम्यू डायस, इनके द्वारा की गई थी। इस खोज के बाद ही पूर्वी देशों की ओर जाने का मार्ग क्या हुआ था? प्रशस्त हुआ था। तो याद रखिएगा, क्योंकि इसको पार करने के बाद ही लोग कहां पहुंच सकते थे? भारत की ओर पहुंच सकते थे, अब पूर्वी देशों में पहुंच सकते थे। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी या किसने की? तो यहां पर याद रखिएगा, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इनको ही क्या बोला जाता है? हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा ही 1347 में जब उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनके कार्यकाल के दौरान क्या हुआ था? बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी हसन गंगू ने। अगला प्रश्न है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने
1398 ईस्वी में क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। इस समय तैमूर का साथ खिज्र खां नामक व्यक्ति ने किया था। और इस समय तुगलक वंश का शासन चल रहा था, और तुगलक वंश में उस समय शासक थे नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो देखिएगा ये ऑप्शन कहां लिखा हुआ है, तो डी में लिखा हुआ है, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। अगला प्रश्न देखिएगा, मुगलों की दरबारी भाषा निम्न में से क्या थी। तो इस समय ऑप्शन दिया हुआ है क्या, तुर्की, फारसी, सिंधी और अरबी। तो जो मुगलों की दरबारी भाषा हुआ करती थी वो होती थी फारसी। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की इब्राहिम लोदी पर जीत का मुख्य कारण क्या था। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या लिखा हुआ है। अफगान सरदारों के प्रति इब्राहिम लोदी का संदेह, बाबर का तोपखाना, फिर तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ बाबर की सुशिक्षित और अनुशासित सेना, और लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है क्या, बाबर का तोपखाना और बाबर की सुशिक्षित और अनुशासित सेना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों पॉइंट को क्या कर दिया गया है, कवर कर दिया गया है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न लिखा हुआ है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया। तो जो फ्रांसीसी थे, फ्रांस के जो व्यापारी थे, वो उन्हीं जगहों का तलाश कर रहे थे जहां पहले कौन गए थे, अंग्रेज गए थे, ब्रिटिशर्स गए थे। तो यहां पर भी क्या हुआ, अंग्रेज जहां गए थे वो कौन सी जगह था, सूरत। तो ये सूरत में 1608 में आएंगे, और इनकी जो फैक्ट्री होगी स्थायी कब होती है, 1613 में होती है। तो यहाँ पर फ्रांसीसी भी कब आते हैं, 1668 में इनकी पहली फैक्ट्री खुलती कहाँ, सूरत में ही। तो सूरत ही इनकी पहली फैक्ट्री बनेगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में से किस एक शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो ये स्थापना की गई थी कहाँ, लंदन में। 1866 में इसकी स्थापना की गई, जब एक वर्ष बाद, इसमें भी डेट एकदम स्पेसिफिक है, 2 मई 1867। इस दिन क्या होता है, वार्षिक मीटिंग होती है। इसी समय दादा भाई नौरोजी क्या करते हैं, एक पत्र पढ़ते हैं जिसका शीर्षक रहता है इंग्लैंड डेट टू इंडिया। इसमें बताते हैं धन निष्कासन के बारे में, कि ब्रिटिश जो है किस प्रकार भारत से धन का निष्कासन कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, तो याद रखिएगा कहां इस संस्था की स्थापना हुई थी, लंदन में। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी के युग में गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था, किसने किया था। तो इस संस्था को पहले मित्र मेला के नाम से जाना जाता था, जिसका निर्माण जो है 1899 में हुआ है। इसे ही किस नाम से जाना गया, 1904 में अभिनव भारत के नाम से जाना गया, अभिनव भारत। अभिनव भारत के जो संस्थापक थे, संस्थापक की अगर मैं बात करूं तो वो थे सावरकर बंधु। सावरकर बंधु, तो सावरकर बंधु में गणेश सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर, ये दोनों का नाम आप ले सकते हैं। कुछ घटनाएं भी इससे संबंधित हुई थी, जैसे नासिक षड्यंत्र केस। इनके सदस्यों के द्वारा नासिक षड्यंत्र केस को क्या किया जाएगा, अंजाम दिया जाएगा। इस नासिक षड्यंत्र केस में कुछ इस प्रकार की घटना होती है कि नासिक में जो मजिस्ट्रेट होते हैं जैक्सन, उनके द्वारा गणेश सावरकर को काला पानी की सजा दी जाती है। जिसके पश्चात क्या होता है, इसके जो क्रांतिकारी लोग होते हैं वो जैक्सन की हत्या कर देते हैं, जिसके बाद मुकदमा चलता है और उन पर नासिक षड्यंत्र केस या नासिक कॉन्स्पिरेसी के तहत मुकदमा चलाया जाता है। और इस समय जो वीडी सावरकर थे वो कहाँ थे, लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। उनको भी ब्रिटिश पुलिस पहुंचकर वहां से ले आ रही है। तभी फ्रांस के पास क्या होता है, SS मोरिया, नाम याद रखेगा, SS मोरिया जहाज से वीडी सावरकर कूद जाते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें फिर पकड़ लेती है और भारत लाकर उन पर मुकदमा चलाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, वीडी सावरकर आएगा। अगला देखिएगा क्या लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय विभाजन कब हुआ। देखिए हम ज्यादातर पढ़ते हैं प्रथम विभाजन के बारे में, लेकिन इसका द्वितीय विभाजन भी होता है। द्वितीय विभाजन माना जाता है जब होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था 1916 में। जब होम रूल लीग आंदोलन शुरू होता है तो दोनों ही, जो उदारवादी और उग्रवादी दोनों मिलकर चला रहे हैं, लेकिन जब अगस्त घोषणा हो जाती है मॉन्टेग्यू के द्वारा, तो इसी कारण क्या होता है कि एक पक्ष जो उदारवादी होते हैं वो आंदोलन को बंद कर देते हैं, जबकि उग्रवादी आंदोलन को चलाने का समर्थन करते हैं। और इसी वाद विवाद के कारण ये जो समय माना जाता है 1908 का, यहाँ पर बोला जाता है ये क्या है, द्वितीय विभाजन माना जाता है कांग्रेस में।
कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया गया। विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? तो विभाजन जो है थर्ड दिल्ली दरबार, थर्ड या तीसरा दिल्ली दरबार का जब आयोजन किया जाता है, जॉर्ज पंचम आते हैं और इनके साथ कौन आती है? रानी मैरी। और इसी दिल्ली दरबार के दौरान क्या होता है? 2-3 फैसले लिए जाते हैं। इन्हीं फैसलों में से क्या है? एक होता है क्या? बंगाल विभाजन का रद्द करना, बंगाल विभाजन रद्द। और ये तीसरा दिल्ली दरबार याद रखिएगा 1911 में हो रहा है। और इसमें निर्णय लिया जाता है कि दिल्ली को क्या बनाया जाएगा? राजधानी बनाया जाएगा। दिल्ली क्या बन जाएगी? राजधानी बन जाएगी, भारत की नई राजधानी। और ये कब से होना था? 1 अप्रैल 1912 से नई राजधानी किसे माना जाएगा? दिल्ली को माना जाएगा। तो क्या होता है, कई बार ये भी प्रश्न पूछता है कि दिल्ली कब से राजधानी, मतलब दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई? तो घोषणा 1911 में। कब बनी अगर बोला जाए तो 1 अप्रैल 1912। तो ये भी हो सकता है, याद रखें आप। तो ये घोषणा कब हुई थी रद्द करने का? तो 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान जॉर्ज पंचम ने इसका घोषणा किया था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अब कर्नाटक युद्ध में ऐसे विचार करने पर लगता है कि किसी भारतीय राजाओं के द्वारा लड़ा गया था, लेकिन ये मुख्य रूप से अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया है। 3 आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए जिन्हें हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। हर एक में क्या होती है? संधि होती है। पहले एक्स-ला-शापेल की संधि होती है, दूसरे में पांडिचेरी की संधि होती है, और तीसरा जो होता है वो पेरिस की संधि। और यही पेरिस की संधि बहुत ज्यादा निर्णायक मानी जाती है, जो 1763 में होता है। तो यहां पर याद रखना है कि इनके बीच हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, पुरंदर की संधि किनके बीच हुई है? अब पुरंदर की संधि जो है वो हम भारतीय इतिहास में 2 बार पढ़ते हैं, और वो दोनों जो है मराठा काल से ही संबंधित है। पुरंदर की संधि एक बार जब आप पढ़ते हैं तो 1665 में पढ़ेंगे, जब शिवाजी का संधि होता है। तो शिवाजी कौन है? मराठा। और इनका संधि होता है किससे? जय सिंह से। और जय सिंह जो थे वो किसका पक्ष लेकर आए थे? तो मुगल का पक्ष लेकर आए थे। वही जब दूसरा आप पढ़ते हैं पुरंदर की संधि तो 1776 में पढ़ते हैं। एक तरफ कौन है? मराठा पेशवा, 12 भाई काउंसिल, और दूसरे तरफ जो होते हैं वो कौन होते हैं? अंग्रेज होते हैं। तो यहां पर ये क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि कौन से संधि को पूछ रहा है। तो आपको देखना है कि एक तरफ मराठा दिख रहा है कि अंग्रेज दिख रहा है, या एक तरफ मराठा दिख रहा है कि मुगल दिख रहा है। तो आप देखें तो एक तरफ मराठा यहां भी दिख रहा है, यहां भी, यहां तो मराठा नहीं दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, लेकिन मराठे के साथ सिख दिख रहे हैं। हमको यहाँ पर मराठे के साथ क्या चाहिए? मुगल। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 बार पुरंदर की संधि हुई है मराठा काल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था? देखिए, खिलाफत आंदोलन आपको पता है कि तुर्क के विभाजन के साथ ही क्या हो गया था? प्रारंभ हो गया था। खलीफा के पद को पुनर्स्थापित करने के लिए पूरे विश्व के मुसलमानों ने एक धार्मिक आंदोलन चालू किया था। भारत में भी इसका प्रभाव दिखता है और भारत में प्रारंभ होता है खिलाफत आंदोलन। लेकिन इस समय मुस्लिम वर्ग के पास कोई ऐसा नेतृत्व क्षमता वाला कोई व्यक्ति नहीं था जो राष्ट्रीय स्तर पर इसका नेतृत्व कर सके। तो उन्होंने आग्रह किया किससे? गांधी जी से। तो गांधी जी ने तुरंत इसकी ओर हाथ बढ़ाया, आगे आए और इस मीटिंग की अध्यक्षता की। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने की थी। आगे और भी ऐसे प्रश्न हम करेंगे। ठीक है, पूरा टॉपिक को कवर करते हुए इस वीडियो में मैंने आपको केवल 1 लाइनर फैक्ट बताए हैं, जैसे कि व्यापम और अन्य एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगले वीडियो में कोशिश होगी कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेकर आया जाए। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको कई नई सारी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही जानकारी के साथ हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।